नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में सियासत का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलाव की आंधी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सत्ता में बने रहने के दावे इस आंधी में उखड़ जाएंगे। कल आपने देखा दोस्तों कि किस तरह उज्जैन में तेज हवा के दबाव को बीजेपी के शासन में स्थापित की गई मूर्तियां सहन नहीं कर पाईं और सप्त ऋषियों में से 6 मूर्तियां औंधे मुंह गिर गईं। उस तस्वीर को थोड़ी देर बाद, शायद अभी हमारे प्रोडक्शन टीम के पास में नहीं है, थोड़ी देर बाद ज़रूर दिखाएंगे आपको। और बहुत वायरल तस्वीर है उज्जैन की वो तस्वीर। सप्तर्षियों में से 6 ऋषि जो हैं या 6 मूर्तियां, वो कैसे एक आंधी के कारण वो गिर गईं। कुछ ऐसे ही आसार अब सियासत में भी बनते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के दम के आगे बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और उसे सच साबित करते हुए कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल कर ली। अब मध्य प्रदेश को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी ही भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की, हालांकि 136 नहीं 135 है, लेकिन फिर भी 135 हो या 136 हो, भारी जीत तो है ही। और उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दरअसल आने वाले चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने मध्य प्रदेश से आए नेताओं से मुलाकात की और इस बैठक में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, सुनिए पहले। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो कर्नाटक में 136 मिली और हमारा असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, की हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। राज्य में पिछली बार जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया के धोखे के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह के पास फिर से सत्ता की कमान आई। लेकिन तब से लेकर अब तक बीजेपी सरकार कई बार मुसीबतों में घिरी है। आप याद कीजिए कि 2014 में शिवराज सिंह चौहान को पीएम पद का तगड़ा उम्मीदवार माना जाता था, क्योंकि वे मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में थे, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। और अब हालत यह है कि राज्य में बीजेपी नेताओं की नाराजगी, बगावत और प्रशासन के लचर रवैये के कारण शिवराज सिंह चौहान काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और जो बचे हुए हैं वो सिंधिया को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी में ये खेमेबाजी उसकी हार का संकेत दे रही है। कर्नाटक में इसी खेमेबाजी के कारण बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, हम सब ने देख लिया। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बागियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आप सबने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इसका असर छत्तीसगढ़ के साथ साथ आदिवासी बहुल मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी पड़ सकता है, ये तय मानिए। शिवराज सिंह चौहान राहुल के दावे की हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 सीट आएगी, उन्हें ख्याली पुलाव पकाना हो तो पकाएं। जरा सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा है कि दिल को बहलाने को गालिब की जगह पे उन्होंने कहा है कि राहुल ख्याल अच्छा है या कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा है। सुन लेंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे। लेकिन ये 200 सीटें बीजेपी किस तरह लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी की चिंता कांग्रेस की मजबूती से तो बढ़ ही रही है, उधर विपक्षी दल जिस तरह एकजुट हो रहे हैं वो भी इतिहास दोहराने जैसा दिख रहा है। नीतीश कुमार की कोशिशों से अब विपक्षी दल 12 जून को पटना में बैठक करने जा रहे हैं।
कल शाम को जो हम न्यूज़ पॉइंट कर रहे थे उसमें ये चर्चा हुई भी थी, आप लोगों ने सुना भी था कि जून का महीना वो भी आंदोलन के लिए, और वो भी बिहार से, पटना से, ऐतिहासिक महीना है, इतिहास में दर्ज है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये भी 1974 याद कीजिए जून का ही महीना था। खैर, अब 12 जून को क्या कुछ होने जा रहा है, पटना में बैठक होगी और इस बैठक में, इस सम्मेलन में समान विचारधारा वाले 18-19 दल जो हैं, विपक्षी दल भाग लेंगे, ये तय मानिए। आपातकाल के दौरान इसी पटना से सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष जेपी ने किया था और तत्कालीन केंद्रीय सत्ता को इसके आगे झुकना पड़ा था। इंदिरा गांधी की सत्ता थी उस समय। क्या इस बार भी बीजेपी को विपक्ष के आगे झुकना पड़ेगा? क्या बदलाव की आंधी में उखड़ेंगे बीजेपी के पैर? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के बारे में, वो सुने। उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी जो इस वक्त हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और एक ताज़ा तरीन वीडियो दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी का। आपको याद होगा कि राहुल गांधी पिछले दिनों ट्रक की यात्रा किए थे, ट्रक की सवारी करते हुए राहुल गांधी ने अब उसका पूरा वीडियो इन्होंने जारी किया। राहुल गांधी ने, थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे लगता है कि देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जनता के बीच राहुल गांधी कैसे जा रहे हैं, उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्यों ट्रक ड्राइवर्स जो हैं और राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी ने शिमला के सफर में ट्रक की सवारी की, ये सब कुछ इसमें है। इसको देखना जरूरी इसलिए है। और इसके बाद, इस ट्रक की सवारी के बाद, और इस वक्त जब मीटिंग हो रही है राजस्थान कांग्रेस के साथ, वहां के लोगों के साथ में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेता इसी दिल्ली में अभी बैठक में शामिल हैं। इसके बाद राहुल गांधी सीधे अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे और कल से अमेरिका में उनके लिए बैक टू बैक कई सारे प्रोग्राम हैं जिस पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं। अमेरिका से भी हम आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचाएंगे, क्या कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन राहुल गांधी इस ट्रक की सवारी में क्या कुछ कर रहे थे वो देखें। उससे पहले आइए, सबसे पहले हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और साथ साथ मिलकर देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, पैनलिस्ट साथी जो हैं उन सबको, और फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं बने हुए, हमारे साथ आपका स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बने हुए हैं रिटायर्ड आईपीएस, आप सब जानते हैं, विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत है सिंह साहब। और हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूँ। सीधे मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहा था अभी मैं, और मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं, इंदौर से। बहुत महत्वपूर्ण जगह है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो आर्थिक राजधानी इंदौर कहलाती है और सबका ध्यान इंदौर पे रहता है। और क्या कुछ वहाँ से होने जा रहा है, राहुल बाबा को लेकर के शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनेंगे, समझेंगे। और हमारे साथ 2 और हमारे खास साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा लंबा है, 5-7 मिनट का वीडियो है, देखना ज़रूरी लग रहा है, आप सबके साथ देखना चाहता हूं। ज़रा देखते हैं सड़क पे क्या कुछ करते हैं राहुल गांधी, ट्रक की सवारी कैसे करते हैं राहुल गांधी, उसको देख लेते हैं। फिर आएंगे सियासत की ओर, आएंगे मौसम के साथ साथ देश का सियासत जो है, देश की राजनीति कैसे बदल रही है उसको भी देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कल से लेकर आज तक इस देश में हुआ क्या। नए संसद भवन के बाद और जंतर मंतर से घसीटे जाने के बाद और भी कुछ हुआ है इस देश में, वो भी समझेंगे। क्यों खून खौल रहा है बीजेपी के ही कई नेताओं का, वो भी जानेंगे। लेकिन देखते चलिए राहुल गांधी को। कैसे आए इस काम में, शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था जी, काम ही नहीं था, क्या करें। तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन एक चलाते भी ऑफ नहीं मिलता सर। हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? सर 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे।
समस्या आ रही है। और पैसा कितना मिलता है आपको? जी ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे जी, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे जी। इस दुनिया में 10,000 में बच्चे पालना और बहुत 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स है। यार रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है नहीं होता? नहीं उसमें ना कुछ नहीं है। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल ही ड्राइवर ही होगी जब तक लाइसेंस है। 60 वाले भी चलाने हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे हैं। और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकता कोई है। वो नहीं। हाँ? चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। अभी बार तो डबल टैक्स हो गया जी मुझे। रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाइयाँ ढो रहे थे। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहरबानी के ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे ही चले रहते हैं, तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो कटापा ड्राइवर का ही या तो होगा। ड्राइवर का ही करना। जो चोरी करने वाला है वो तो भाग जाता है। हाँ, वो तो निकल मतलब जाएंगे। सारा सवाल ड्राइवर के ऊपर है, उसको ले जाएंगे अंदर करेंगे, 4 डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं इतना माल कर दिया, इसका बुरा पन। यानी कि गाड़ी वाले की कोई सुरक्षा है ही नहीं। मतलब रिस्क रहता है। हाँ जी, तो पूरा सर। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं। सर हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। चले आपके साथ? चलो सर। पक्का? और क्या सर? चलो चलते हैं। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? तो सर 10 साल करेंगे। और कितना लगता है कितने साल और करोगे? और सर अभी लाइसेंस के मेरे बचे हैं 10 साल। पैसा बचा पाते हो? थोड़ा नहीं हाँ गुजारा होता रहता है होता सर। रहता है। और कुछ करते हो? बस यही करते हो? यही काम करते तो कौन सा इंजन है इसमें? हैं। लीलैंड का लीलैंड का। 28 साल। 28-18। कितना पैसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में? और गांव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं बड़े होके? वो तो सर कहते हैं वो कोई सरकारी नौकरी जॉब देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी तो सर। मगर आप नहीं चाहते कि वो ट्रक चलाएं? ना ना और इसमें कूलर लगा है पीछे, हाँ सर काम करता है ये? चल रहा है। अब हम लोगों ने लगाया सर। अब अच्छा, ये मतलब होता नहीं है नॉर्मली, गाड़ी में नहीं होता? इतने अमीर लोग हैं, वो नीचे जो गरीब टाइप के लोग हैं तो उनको थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए तो उनका भी गुजारा, अच्छे बच्चे पढ़े स्कूल में, अच्छी वो करें। इसमें खतरा ही खतरा है। जैसे आप मैं सही चल रहा हूँ, अब मुझे पीछे वाला या सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूड में आ रहा है। बिल्कुल। ड्राइवर को किसी ने नहीं सोचा। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो उससे क्या करते हो? वो बच्चों के लिए सर पढ़ाई के बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है, बस तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई खर्ची चलती पापा आया आपके साथ कभी ट्रक में? ना। नहीं। उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक? खतरे का काम है। आपने नहीं माना? काम ही नहीं था सर कोई। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते? तो सर गांव में खेती बाड़ी करते। खेती? हाँ, पढ़ लेके जाते अच्छी तरह तो कुछ और सोचते, तो प्राइवेट जॉब करते सर। और तो जो बड़ी ट्रक चलाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है सर, ज्यादा नहीं होता। तो जो आपके कंडक्टर हैं इनको आपके साथ लगाया जाता है या आपके दोस्त हैं, आपने चुना इनको? मैंने सुना। ड्राइविंग करते हो? ये आपके चाचा है? कितने साल से जब शुरू किया? बहुत छोटा था ऐसे बता पापा की परेशानी आ गई। क्या परेशानी है? क्या हुआ? तो पेट में वो कैंसर पूरा तो वो ठीक हो गए? खत्म हो गए? आए हो गए 15 दिन। अब इतनी महंगाई हो गई है, कैसे ज्यादा हो गई है? कैसे पूरा होगा पता नहीं। हर चीज महंगी है। सबसे ज्यादा महंगाई में आपको चोट कहाँ से लगती है?
मगर डीजल का पैसा कंपनी देती है। सामान लेके जा रहे हैं, सामान भी महंगा मिलेगा। हाँ, मतलब डीजल का असर सब चीज में पड़ता है। तेल ला रहा है तो चोपर नहीं है, और चोपर ला रहा है तो आटा नहीं है, फिर मुसीबत का नुकसान है। महंगाई तो बढ़ रही है मगर आपका जो पैसा बनता है वो बढ़ता है। नहीं होता, वो आखिरकार कब बढ़ा? उतना ही चला आ रहा है। आपकी सरकार आएगी सर तो क्या कहते हैं, हो जाएगा कोई नियम लागू। ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। आप बीमा का पैसा देते हो नहीं? एक बार बीमा किया था तो किस्त से टूट गए, उसकी उतना कमा नहीं पाते थे। अच्छा, ये जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं, इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा चलाते हैं, मतलब अच्छा पता लगता है। ट्रक में बैठ के बात समझ आती है। वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आप देख रहे थे इस वक्त राहुल गांधी का ये लगभग 8 मिनट 7.5 मिनट का ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा था क्योंकि यहाँ राहुल गांधी का प्रचार करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है। सड़क पे आप जब चलते हैं तो ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी होते हैं, एक लाइन से रात को जाते हैं और खासकर इनकी अलग ज़िंदगी होती है। इनकी परेशानियाँ क्या हैं ये राहुल गांधी समझ रहे थे और उनके ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप लोगों तक ये पहुंचाने की हमने कोशिश की। बहुत ही शानदार वीडियो है और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की बात अभी हम कर रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ है आज की चर्चा में। थोड़ा इसी वीडियो से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूछ रहा है ड्राइवर कि अगर आपकी सरकार आएगी तो हो जाएगा क्या? आपने केयर किया होगा। एक आशा, एक उम्मीद। और सड़क पे जब राहुल गांधी के इन चीज़ों को अगर देखते हैं हम तो सीधे गांधी जी याद आते हैं। गांधी जी की इतनी किताबों को पढ़ा है और जिसमें जब वो भारत लौट के आते हैं और पूरे भारत की यात्रा भ्रमण पे निकलते हैं, वो भी ट्रेन के 3rd क्लास के उसमें बोगी में, जनरल बोगी में निकलते हैं और भारत की स्थितियों का बखान कहें या जो भी कह लें के बारे में लिखते हैं अपनी किताबों में, तो साफ समझ में आता है कि क्या कुछ है। वो ज़माना और इस ज़माना में 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। फ़र्क कुछ भी आया हो तो मुझे तो समझ में नहीं आता। हिंद स्वराज पढ़िए तो लगता है कि वो ज़माना वही था जो आज है, कुछ भी नहीं बदला। ना सड़कें बदली हैं, ना रेल की पटरियाँ बदली हैं, ना रेल गाड़ियाँ बदली हैं। अब हालांकि वंदे भारत में नहीं चला हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है कि वंदे भारत ने क्या कुछ बदल दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आजकल वही दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। चलिए उन सब पे बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पे आते हैं और राहुल गांधी को ज़रा आपके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उनकी ज़िंदगी को टटोलने की राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, ढाबे वालों की ज़िंदगी को टटोलने की जो कोशिश की है, रास्ते में मिलने वाले गुरुद्वारे
की जिंदगी को भी, वहाँ पुजारियों और वहाँ के लोगों की भी जिंदगी को जो टटोलने की कोशिश की है, जो पैगाम है ये क्या कुछ कहता है, जरा आपके नज़र से? देखिए राजीव जी, मेरे जीवन में मेरे को एक ही अफसोस था कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, उनको टच नहीं किया। मेरा अफसोस अब खत्म हो गया। मैं सच बता रहा हूं राजीव जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, भावुक नहीं हो रहा। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना, कितने अच्छे व्यक्तित्व थे, कितने भावुक व्यक्तित्व थे, कैसे भीड़ में कूद जाते थे, कैसे लोगों से बात करते थे। मैंने राजीव गांधी को भी देखा, किस प्रकार से वो जनता से घुलते मिलते थे। महात्मा गांधी के बारे में भी सुना। लेकिन राहुल गांधी की ये जो यात्रा जो आपने 5-6 मिनट की दिखाई राजीव जी, वास्तविकता में दिल से कह रहा हूं, मुझे लगता है ये लड़का महात्मा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे है। इसे अतिशयोक्ति मत मानिएगा। ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठ के हंसी मजाक करके, उकड़ू बैठ के उनके साथ चलना, अपने परिवार के सदस्य की तरह बात करना और उनको ये आभास ना होने देना कि राहुल गांधी उनके साथ बैठा है। ये उस परिवार का लड़का है जो अरबपति, सोने क्या हीरे की किसी तरह की चीज को अफोर्ड कर सकता था। वो लड़का आज भारत की जनता के साथ किस प्रकार से घुल मिल रहा है, लोगों की आकांक्षाएं और जो आशाएं हैं उनसे मिल रहा है। राजीव जी, वास्तविकता में मैं अपने को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के साथ चला। जब वो पदयात्रा में चले, मैं उनके साथ चला और जिस भावुकता से चला, आंख में आंसू लेके चला, आज मेरी तपस्या पूरी हुई। और मेरे को आज इतनी खुशी है कि मैं अपने संध्या काल में एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहा हूं जिसे 2024 में अगर सत्ता जनता ने सौंपी, मेरा देश का भविष्य सुरक्षित है। और देखिए, एक नारे राजीव जी हमेशा से हम सुनते आए, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। वास्तविकता में राजीव जी, दिल से बोल रहा हूं, ये दिमाग से सोच के नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्ति कैसा हो। वास्तविकता में व्यक्ति राहुल गांधी जैसा हो, एक ऐसा व्यक्तित्व हो। आप देखिए जरा उसके चेहरे के भाव देखिए, जो लड़कियां उसके साथ चली, जो बुजुर्ग औरतें उसके साथ चली, जो स्विगी और जोमेटो के लोग उसके साथ चले, ट्रक ड्राइवर्स उसके साथ चले, मंदिरों के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर। एक और आभास आप देखिए राजीव जी, परमेश्वर एक इंगित कर रहा है, एक संकेत दे रहा है प्रकृति के माध्यम से। जिस दिन इन्होंने नए संसद का उद्घाटन किया और उसमें नारी का और वहां ब्राह्मण, अर्ध नग्न ब्राह्मण, तो बुरा मत मानिएगा, कोई इसे मुझे ट्रोल ना करे, जिस प्रकार से न्यूडिटी के माध्यम से संसद के अंदर घूमे और जिस प्रकार से लड़के लड़कियों को पार्कों में पीटा जाता है कपड़ों के बारे में और आपस में बैठने में, मुझे अफसोस हुआ इस देश को मनुवाद की तरफ धकेला जा रहा है। और वास्तविकता में ये भगवान, अभी तक तो बजरंगबली ने कर्नाटका में इनको एक प्रकार का संकेत दिया था कि बजरंगबली खुश नहीं है, भगवान श्री राम खुश नहीं है। उज्जैन के अंदर जो हुआ है राजीव जी, महादेव ने भी इनको संकेत दे दिया है, वो भी नाखुश हैं। जिस दिन इन्होंने संसद का उद्घाटन किया है और मनुवाद को स्थापित करने की नींव रखी है, महादेव ने ये अंधड़ लाके और अपने को गिरा के ये कह दिया है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं। मेरी बेटियों को घसीटा गया है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है और ब्रजभूषण शरण सिंह इस संसद के अंदर जाके सीना तान के घूम रहा है, मुस्कुराता हुआ बाइट दे रहा है। वास्तविकता में भगवान ने संकेत दे दिया है, अल्लाह ने संकेत दे दिया है, जीसस क्राइस्ट ने दे दिया है, गुरु साहब ने संकेत दे दिया है, सारे प्रकृति ने संकेत दे दिया है। हमें व्यक्तित्व ऐसा चाहिए जो जनता के दुख दर्द को बांटे, मलहम लगाए, प्यार करे। हर जाति और धर्म, इस देश के 142 करोड़ लोग इस देश की जनता हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। हमारी धर्म जाति केवल हिंदुस्तानी है, हम सब केवल हिंदुस्तानी हैं। ना यहाँ मनुवाद चलेगा, यहाँ केवल संविधान चलेगा और संविधान के अनुसार केवल काम चलेगा। और जो हमारे साथ संविधान से खिलवाड़ करेगा को हम सत्ता में राजीव जी नहीं रहने देंगे। जी, सत्ता की बात तो, और यहाँ राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल एक सरकार जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और बता रहे हैं कि कल क्या कुछ हुआ नए संसद भवन में। और उसी संसद भवन से थोड़ी दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर, महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, रेसलर्स जो हैं लड़कियां, उनके साथ में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। और इतना ही नहीं,
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी उन लड़कियों को कैसे ट्रोल करने की कोशिश हुई, वो सब भी आप लोग देख चुके हैं। खैर, ये देश है और इसमें जो कुछ पिछले 9-10 सालों में हो रहा है और लगातार चल रहा है, उसको आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। एक बात और मैं कह रहा था कि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन लोगों ने आज बैठक की मध्य प्रदेश को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी आए प्रेस के सामने, जो भी आप थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें हम जीतेंगे। हालांकि ये वही बात दोहरा रहे हैं जो बात उन्होंने इंदौर में कही थी। शायद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इस बात को और भी अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन 150 सीटों की जो बात, जो टारगेट राहुल गांधी ने दी है, उस पर क्या कुछ पलटवार किया है वर्तमान मुख्यमंत्री ने, ज़रा उसको सुन लेते हैं। पहले मैं बोला था कि इसको सुनाऊंगा, सुन लेते हैं और सीधे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आऊँगा फिर कि क्या कुछ चल रहा है। क्या इधर शिवराज सिंह कह रहे हैं 2014-15 के समय जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के दावेदार होते थे, वो अब कहाँ हैं। और ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी 3 दिन पहले हमारे एक साथी इसी चर्चा के दौरान कह रहे थे कि शायद मध्य प्रदेश में वही हाल ना हो जाए जो हाल कैबिनेट का मोदी जी ने अपने गृह राज्य में किया था, यानी रातों रात सब कुछ बदल दिया, गुजरात में भी और उत्तराखंड में भी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद चुनाव से पहले ऐसा भी कुछ ना हो जाए। लेकिन अभी सुनते हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कह क्या रहे हैं, सुनिए राहुल गांधी को लेकर। बाबा ख्याल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो दिल को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है, अब उनको ख्याली पुलाव पकानी है तो पका लें। 150 सीटों की बात, लेकिन ये कह रहे हैं 200 सीटें, 230 में से 200 सीटें जीत लेंगे सिंधिया साहब को साथ में रख के। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। राजीव जी, ख्याल की बात नहीं है। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था मध्य प्रदेश में और 2003 में बीजेपी को 173 सीटें आई थी और उसके बाद 2008 में 143 सीटें आई, 143, और 2013 में फिर 165 आई, लेकिन 2018 में वो घटकर सीधी 109 हो गई। तो अगर बीजेपी की सीटों में वृद्धि हो सकती है तो कांग्रेस की सीटों में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती। मूल मुद्दा यह है कि अगर कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़े तो उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। 2003 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, वो बसपा के आधार पर हुए थे, यानी सड़क, बिजली का ब, सड़क का स और पानी का प, इन 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, जिसे लोग कहते हैं बसपा का मुद्दा है। लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे वो कमलनाथ के 15 महीने और शिवराज के 18 साल, इस पर फैसला होगा। बीजेपी ने जो काम किए हैं उस पर उससे विश्वास है कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, संबल आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दे पर बीजेपी को लगता है कि वो जीत सकती है। लेकिन याद रखना होगा कि 2008 में जब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था, तब उमा भारती भी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाकर मैदान में थी और कांग्रेस की कमान थी सुरेश पचौरी के हाथ में। कांग्रेस 2008 में गुटबाजी के कारण हारी और उसका नुकसान बीजेपी को, उसका फायदा बीजेपी को हुआ कांग्रेस की गुटबाजी के कारण। कांग्रेस का आंकड़ा जरूर 38 से बढ़ के 71 हो गया था, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की बन गई। 2013 के चुनाव में बात करें तो मोदी लहर का फायदा हुआ और एंटी इनकम्बेंसी का प्रदेश में का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली में जो सरकार थी उसको लेकर नाराजगी थी, पूरे देश में माहौल था, अन्ना का आंदोलन था, निर्भया कांड था, उस सब का माहौल जो देश में हो रहा था वो मध्य प्रदेश में भी था। 2018 में आरक्षण एक मुद्दा था। दलित एजेंडे के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना लागू की
और कहा कि हर वर्ग के लोगों को 200 रुपये महीने में बिजली दी जाएगी। अगर सामान्य या असामान्य मौत होती है किसी भी व्यक्ति की तो अंत्येष्टि में भी मदद की जाएगी, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों को 24 घंटे आर्थिक सहायता के लिए धन रखा गया था। SC, ST और OBC का मुद्दा काफी गरमाया था, लेकिन अंत में किसी तरह बीजेपी की सरकार बन गई थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, SC, ST एक्ट मुद्दा बना था और शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजनाएं जो 2003 से बीजेपी की सरकार ला रही थी वो फ्लॉप हो गई। तो ये लगता है कि अभी जो दिक्कतें बीजेपी को है वो सबसे बड़ी दिक्कत तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण है। अभी तक बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी पार्टी में आए तो इससे पार्टी का भला होगा या बुरा। कई लोगों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के ऊपर एक लायबिलिटी बन गए हैं और एक बोझ बन गए हैं। उनके आने से सरकार जरूर बन गई थी पिछली बार उनके और उनके साथियों के आने से, लेकिन इस बार वो बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बीजेपी में जो गुस्सा है, जो लोग कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, बीजेपी के नेताओं में कार्यकर्ता में उनके प्रति भारी गुस्सा है। लोगों को भी लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में आकर इन लोगों ने सरकार को गिराया और उन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के जो भी लोग मंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार के मामले में उन पर कोई लगाम नहीं है, न मुख्यमंत्री की लगाम है, न मुख्यमंत्री की भी हाई कमान होती है मध्य प्रदेश में, उनकी कमान है, उनका कंट्रोल है, न RSS का कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल नहीं है। और नाराजगी का आलम यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद खुद उनके खिलाफ खुलेआम बोलते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में विधानसभा के उपचुनाव में सीट हार रहे हैं और लोकप्रियता के मामले में वे तमाम लटके झटके कर रहे हैं जो मोदी जी दिल्ली में करते हैं, वे भोपाल में और ग्वालियर में करते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके सामने लगातार बढ़ती जा रही है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी महाराज थे और लोग जिनके पैर छूते थे वे भाई साहब हो गए। अब मंच पर उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती, पोस्टरों और पर्चों में उनकी तस्वीर पीछे लगी होती है और ये सब चीजें बताती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केंद्र में मंत्री बन गए हों, लेकिन ये बात तय मानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वजन मध्य प्रदेश में तब तक है जब तक कि विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता। 6 महीने में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की गति क्या होगी और उनके साथियों की गति क्या होगी, इस पर बहुत सारी चर्चा है। एक और बात है कि जिस फार्मूले के आधार पर बीजेपी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था, कई लोगों के टिकट काट दिए थे। वैसे टिकट काटना मध्य प्रदेश में संभव नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पुराने गुट हैं उन लोगों ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि किसके साथ जाए, शिवराज के साथ जाए, महाराज के साथ जाए, नाराज लोगों के साथ जाए, या किसके साथ, किसको नेता माने। एक और बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक बड़ी लायबिलिटी है ही। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं VD शर्मा, उनको भी लोग मानते हैं, बीजेपी के कई लोग मानते हैं कि वे खुद भी बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वे ऊपर से थोपे गए अध्यक्ष हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में ही बीजेपी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि खजुराहो में वे लोकसभा का टिकट पा गए और मोदी लहर में जीत गए। बाद में वे कृपा से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनका कोई भी जनाधार नहीं था। शायद जनाधार न होना ही उनकी खासियत रही बीजेपी में कि इनका कोई जनाधार नहीं है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि ये अपना कोई गुट ना बना सके, कोई अपना गुट आगे ना लाए। अभी हाल ही के मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अपने अपने गुट हैं नेताओं के, बीजेपी के। ग्वालियर में तोमर हैं और सिंधिया हैं, 2 गुट हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की बीजेपी है, वो अपने अलग है। हर इलाके में बीजेपी के अपने नेता हैं, उधर VD शर्मा हैं, कहीं भोपाल में सारंग है, तमाम तरह के नेता अपने अपने को लेकर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टियां हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और यही सब कारण है कि बीजेपी अपने बोझ के तले ही दबी जा रही है और बीजेपी के लिए चुनौती हो गई कि वो कैसे अगले चुनाव में टक्कर देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही
शिवराज सिंह चौहान भी दावे करने में कभी पीछे नहीं होते, और दावे करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी की पूरी कॉपी कर रखी है। जो नरेंद्र मोदी जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं वैसे ही डायलॉग हमारे शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं। और अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि उज्जैन में जो भ्रष्टाचार की बात हुई, महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार की बात हुई, उससे लोगों के मन में ये आया कि अगर धार्मिक स्थानों पर भी महाकाल लोक के निर्माण में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं ये लोग, तो ये लोग कहीं भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। व्यापम इसका नमूना है, डंपर कांड इसका नमूना है, खनिज घोटाले नमूना है, संजय पाठक का आना जाना लोगों को दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को लगता है, मतदाताओं की बीजेपी भ्रष्टाचार के दलदल में इतनी गिरी हुई है कि 40% तो कर्नाटक में था, यहाँ तो उससे भी ज्यादा होगा। और ये एक मुद्दा ही अगर कांग्रेस उठा ले तो कांग्रेस के नैया पार लगने में कोई रुकावट नहीं होगी। राजीव जी, और कर्नाटक का आप जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी भी कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, और राहुल गांधी ने भी कहा है कि वहां इतनी सीटें आई थी और यहाँ तो 150 सीटें आएंगी। कर्नाटक में भी 150 सीटों का टारगेट लेकर के कांग्रेस चल रही थी। राहुल गांधी भी अपने भाषणों में लगातार कहते थे, और 40% की सरकार कर्नाटक में चल रही थी। और क्या यहाँ भी 40% या जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई यहाँ की सरकार है, और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा अगर कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ चुनाव को अपने हिसाब से लड़ने की कोशिश करे तो। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि पहले से दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि हमारा नेता कमलनाथ है और कमलनाथ के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारी पार्टियां, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टियां कह रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की, बहुत सारी बीजेपी जो है वो बहुत पार्टियां हैं, एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हो गए हैं, अलग अलग गुटबाजी ज़्यादा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के लोग हों, चाहे इन दोनों से नाराज़ लोग हों। तो शिवराज, महाराज और नाराज़ जाएं तो किसके तरफ जाएं, जो कह रहे थे अभी, तो ये भी नारा चल रहा है महाराष्ट्र में, माफ़ करें मध्य प्रदेश में, कि शिवराज के साथ जाएं या महाराज के यानी कि सिंधिया के साथ जाएं या नाराज़ लोगों के साथ जाएं। एक तस्वीर आज काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें इंदौर के ही, आप जहां हैं वहीं के कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब, और उनकी और अनूप मिश्रा की मुलाकात ग्वालियर में हुई है, और गुफ्तगू बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत संजीदगी के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको मनाने की कोशिश हो रही है। अनूप मिश्रा आप जानते हैं वाजपेयी साहब के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ में उनका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा राहुल गांधी की तरफ आते हैं। राहुल गांधी जिस राजनीति पे, जिस रणनीति पे सियासत कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा प्रशांत टंडन जी के जरिए। प्रशांत जी, अभी वो वीडियो आपने देखा, 8 मिनट के वीडियो को हम दिखा रहे थे, उस वीडियो को देख करके आपके जहन में क्या कुछ आता है? अब राहुल गांधी ट्रक की सवारी से सीधे जहाज की सवारी करने वाले हैं और अमेरिका पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ बैठे ही थे, सेक्रेटरी हैं IOC के। कल से उनको फिर से बैठाएंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे वहाँ के लोग क्या कुछ कर रहे हैं। जब अमेरिका पहुँच चुके होंगे राहुल गांधी, कल 30 तारीख है और कल राहुल गांधी की कल से बैक टू बैक कार्यक्रम है। लेकिन दूसरी चीज़ कि चाहे कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इनसे पहले जो बात यहाँ रख रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इन सबको साथ रखा जाए तो राहुल की राजनीति को कहाँ आप देखते हैं? और उसमें अब जो आने वाले चुनाव हैं ज़रा उस पर फोकस्ड हम अगर बात करें तो चाहे वो अमेरिका की यात्रा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में ट्रक की यात्रा हो, क्या एक पेनिट्रेशन दिखाई दे रहा है और उसका एक रिजल्ट जो है कर्नाटक माना जाए? जी देखिए, राहुल गांधी 360 डिग्री नेता इमर्ज हो रहे हैं। और जैसा मैंने पहले राजीव जी कहा था कि ये जो ट्रक की सवारी राहुल गांधी ने की है, ये भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, और ये ऐसे ही टुकड़ों में होनी चाहिए, क्योंकि जो एक मुश्त भारत जोड़ो यात्रा थी वो अच्छा प्रयास था, 3500 किलोमीटर की हो गई,
उसमें देखिए कांग्रेस का बहुत सारा लॉजिस्टिक्स लग गया था। अब इलेक्शन के करीब है तो इलेक्शन के करीब होने की वजह से बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि वैसी भारत जोड़ो यात्रा एक और होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे टुकड़ों में ये कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी कोई भी काम बिना मतलब नहीं करते, मतलब कोई सोच होती है, कोई बात है। ये जो ट्रकर्स हैं हमारे देश में, जो ट्रांसपोर्ट है सड़क वाला, जो हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, और जो न्यू इकॉनमी है, जो ई कॉमर्स इसको कहते हैं हम, उस ई कॉमर्स की भी बैकबोन वही है। हम जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर करते हैं वो हमारे तक पहुंचता है, वो कहीं से तो पहुंचता है ना, इन्हीं ट्रकर से पहुंचता है। पेट्रोल, डीजल, अनाज, दवाइयाँ, दूध, सब कुछ यही ट्रक वाले लेकर आते हैं हमारे पास। अब ये 250 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है भारत में, और बहुत आश्चर्य की बात है कि विदेशों से हमारे जो ट्रकिंग कम्युनिटी है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट 100% ज़्यादा है। सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं है इनको। तो एक समूची एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, और इसमें जो लोग लगे हुए हैं, ये जो ड्राइवर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो असिस्टेंट्स हैं उनके ड्राइवर्स के, उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 2-3 मुलाकातें दिल्ली में और कर्नाटक में ये स्विगी जोमेटो वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनसे बात किया था, डिलीवरी बॉयज से बात किया। तो राजस्थान में कानून बन रहा है, बन गया, मतलब ड्राफ्ट हो गया। कर्नाटक के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आ गया कि गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगा। तो वो फीडबैक जो ट्रक ड्राइवर से लेते हुए दिख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कोई एक चीज चल रही है कि इन ट्रकिंग कम्युनिटी के लिए, इन ड्राइवर्स के लिए कोई वेलफेयर स्कीम, कोई कानून, कोई पॉलिसी लाई जाए। क्योंकि वो पूछ रहे हैं कितना कमाते हो, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सब बातें वो फीडबैक ले रहे हैं। मुझे लगता है इस पे कांग्रेस कोई डिटेल काम करके आएगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह पिछला 2018 का चुनाव हार गए थे। वो मुख्यमंत्री ऑपरेशन लोटस से हैं, बिल्कुल, और सिंधिया के पार्टी छोड़ने से, दल बदल से हैं सिंधिया के। अब मध्य प्रदेश तो ऑलरेडी कांग्रेस का जीता हुआ था, और यही काम कर्नाटक में हुआ था। तो कर्नाटक की जनता ने उसका करेक्शन कर दिया। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस बात में सच्चाई ये हो सकती है कि मध्य प्रदेश की जनता भी करेक्शन करेगी, और मध्य प्रदेश में इलेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है, कोई किसी से गठबंधन नहीं करना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को। तो इसलिए मध्य प्रदेश जो है, उनका जो भरोसा है या उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें थोड़ा वजन दिखाई देता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑलरेडी जीता हुआ था इनका। अब साथ साथ क्या हो रहा है कि बीजेपी भी बड़ी ताकत लगा रही है इन राज्यों में बीजेपी ने। तो उनका पूरा जो दांव है वो नरेंद्र मोदी के करिश्मा या उनकी लोकप्रियता पर है। उसका एक नमूना हमने कर्नाटक में देख लिया। तो वो कितना कारगर होगा, कितना नहीं होगा, वो मध्य प्रदेश में देखेंगे। हिंदी बेल्ट में आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केवल एक जो प्लस पॉइंट जाता है जो उनके लिए, कि अगर इस दौर में, इस दौरान ये हिंदू मुसलमान और कम्युनल एंगल चला, तब तो उनका जादू चल सकता है। और अगर वो नहीं चला तो प्रधानमंत्री के पास कंटेंट नहीं होता है। आप चाहे वो पार्लियामेंट में स्पीच देख लें, चाहे पार्लियामेंट के बाहर स्पीच देख लें, उसमें कंटेंट नहीं होता है। तो एक साइड बाय साइड दूसरा जो काम कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए कि जो
12 जून को मीटिंग पटना में हो रही है, अभी तक तो लगता है कि हो रही है, उसमें बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट आना चाहिए। देश की तमाम समस्याओं को लेकर एक डॉक्यूमेंट करना चाहिए, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो पीडीएस सिस्टम की, मनरेगा की पेमेंट्स, मनरेगा के 3-3 महीने डिले होते हैं। सोचिए मजदूर जिसने काम कर लिया उसको पैसा ना मिले। तो ये डिटेल डॉक्यूमेंट, चाहे वो नफरत की बात हो, चाहे तमाम सारे जो मुद्दे हैं जो हमारे आपके जीवन में रोज आते हैं, प्रेस फ्रीडम भी है उसमें, वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट आना चाहिए। कर्नाटक की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने आते ही नफरत वाले मामले पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। ये काम कमलनाथ ने नहीं कर पाए थे पिछली बार जब उनको मौका मिला था। व्यापम घोटाले की जांच नहीं कर पाए थे, तमाम और वहां पे स्कैंडल्स हुए थे, उनकी जांच नहीं हुई थी। उनकी जांच करके और सिस्टम के अंदर से जो ये आरएसएस के छुपे हुए लोग हैं उनको निकालना चाहिए था। ये कमलनाथ पिछली बार नहीं कर पाए थे। कर्नाटक की सरकार ये काम कर रही है, ये सबक कांग्रेस को देना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल, कांग्रेस को तो देखिए बहुत कुछ, राहुल गांधी से लेकर पटना में 12 जून को जो होने जा रहा है, विपक्षी दलों की जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक तक तमाम बातें यहाँ रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश ये कर रहे थे कि आगे जो बीजेपी को कैसे विपक्षी दल और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सबसे ऊपर, उसी के लीडरशिप में अगला चुनाव ये तय मानिए कि लड़ा जाएगा, विपक्षी दलों का जो गठबंधन होने जा रहा है तो वो कैसे होगा और कैसे चुनौती देगी। क्या हिंदू मुसलमान का कार्ड, यानी कि हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी को फिर से उसकी जो नैया है वो पार लगा पाएगा ये कार्ड, या डूब जाएगी नैया, छेद हो चुका है क्या, ये भी समझते हैं। और विजय शंकर सिंह जी के पास आते हैं हम। और सिंह साहब, कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रूप को जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे, उस संसद भवन में जो कुछ हुआ कल, और इसको लेकर के पूरी दुनिया के अखबारों में जो तस्वीरें हैं वो अच्छी नहीं हैं। भारत के लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है पूरी दुनिया में। आप देखे होंगे सुबह तमाम अखबारों को, दुनिया भर के अखबारों को देखिए, जो तस्वीर है वो हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सिंगूर और उसके साथ साथ यानी राजदंड, और जिसका कमाल उन्होंने दिखा दिया कल जब घसीटी जा रही थी लड़कियां, तो वो समझ में आ गया कि हाँ वो राजदंड सही हाथ में आ गया है। दूसरी बात, जो उनके साथ जो पंडे जो साउथ इंडिया से बुलाए गए थे उन सबको हम सब ने देखा और तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। वो तस्वीर, भारत की तस्वीर दुनिया में बहुत पहले होती होगी, लेकिन आज़ाद भारत की ऐसी तस्वीर नहीं जाती थी। उन तस्वीरों से लेकर के और आज विपक्ष की राजनीति तक, ज़रा आपका इसमें विचार सुनना चाहूँगा कि कल से लेकर, इसलिए कह रहा हूँ कि कल से लेकर आज तक, और आज अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक मीटिंग पटना में भी चल रही है। वो मीटिंग जो है वो आरजेडी की तरफ से बुलाई गई है और 12 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसकी तैयारियों के लिए बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई है तमाम वहाँ के पटना के उनके सहयोगियों को, यानी कि बहुत गंभीरता के साथ विपक्षी दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेने जा रहे हैं। एक तो बात ये, और दूसरी चीज़ कि कंफर्मेशन भी पटना की मीटिंग का ऑलरेडी आया हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी ने कंफर्म कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कंफर्म कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी जाएंगे। हालांकि केजरीवाल को लेकर के अभी कांग्रेस के अंदर खाने ही थोड़ा सा डोल ड्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। क्या कुछ देखा जाए बीजेपी के फ्रंट पे और क्या कुछ देखा जाए कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है उस फ्रंट पे और विपक्षी एकता पे? पहले तो कल की बात कर लें, सेंगोल की बात कर लें। आप देखिए कि अचानक कोई न कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हफ्ते भर में सबका ध्यान उधर चला जाता है। अचानक चोर राजवंश का उदय हो जाता है, चोरों का सेंगोल आ जाता है, उसकी कहानियां आने लगती हैं और तरह तरह की कहानियां आने लगती हैं। ये कहा जाने लगता है कि राजगोपालाचारी से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि माउंटबेटन ने पूछा है कि कैसे आपके यहाँ सेरेमनी होती है, और इसके जो राजगोपालाचारी
कश्मीर से चोल राजवंश का ये मंगाया, ये दिया और ये इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया। तत्काल किसी चीज का समाधान नहीं होता है, लेकिन जब चीजें बता दी जाती हैं तो जब इसकी खोज की जाती है तो पता लगता है ये कुछ भी नहीं था। इस सेंगोल का संबंध चोल राजवंश से है, न किसी राजवंश से है। ये सिंपल एक आशीर्वाद के स्वरूप एक मठ के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था, जैसे बहुत से उपहार दिए जाते हैं, ये भी एक आशीर्वाद मिला था। ये लेकर उन्होंने इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया। कल प्रधानमंत्री जी फरमा रहे हैं कि इसको हमने आनंद भवन से बाहर क्या किया, मतलब नेहरू जी उसको आनंद भवन में छुपा के रखे थे और ये उन्होंने 10-9 साल में इतनी उपलब्धि की कि सेंगोल का पता लगा लिए कि आनंद भवन में था और वहां से उन्होंने निकाल लिया। सेंगोल आनंद भवन में कभी रखा ही नहीं गया। जो क्यूरेटर इलाहाबाद म्यूजियम के हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे ही रखा गया था और उस पर सिर्फ ये लिखा गया था स्टेशनरी चढ़ी। अब राजदंड का अंग्रेजी क्या होगा, यही। तो अब इसको इन्होंने क्यों लिया है और ये रखा कहाँ जाएगा? ये रखा जाएगा बिरला जी के पीछे, जहां बिरला जी बैठते वहां रखा जाए, कहीं और रखा जाए, कहीं भी रखा जाए। लेकिन मेरा है कि क्या राजदंड के रख देने से बिरला जी अब अपनी मर्जी से पाएंगे? जो उन्होंने अभी पिछले गाड़ी पर बोलने पर राहुल गांधी जी का भाषण हटा दिया था, वो निश्चित रूप से बिना प्रधानमंत्री के नहीं हटा होगा। और से अंदर अंदर पीछे पीछे घूम रहे हैं। लगता नहीं है कि बिरला जिसके स्पीकर है, लगता है वो उप प्रधानमंत्री हैं, इनके पीछे पीछे घूम रहे या कैबिनेट के एक मेंबर। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट का जो एक्सटेंशन है वो ईडी में गया, सीबीआई में गया, इलेक्शन कमीशन में गया। कोशिश इनकी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में भी थी, लेकिन वहां ये बुरी तरह मात खा गए, तो वहां घुस नहीं पाए। लोकसभा चूंकि इन्हीं की है गए और ये पहली बार ऐसा मौका है कि संसद के 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति अगर मौजूद होंगे तो इनसे प्रोटोकॉल में ऊपर होंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ऊपर है, ये कैसे कुछ कर पाएंगे। और जिस तरह का नाटक इन्होंने किया है, इस तरह के नाटक करने की क्षमता भी बहुत से नेताओं में नहीं है। दूसरी चीज जो अटल स्वामी जी ने बहुत सही कहा कि संसद जो है मंदिर नहीं है, संसद एक वाद विवाद की जगह है, मंदिर कहीं और होगा। मंदिर हम कह सकते हैं कि भाई वो टेम्पल है, लोकतंत्र का टेम्पल है, वो एक तरीके का एक शब्दावली है, लेकिन वहां बहस होती है। और संसद के अंदर जब बैठते हैं, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे विरोधी दल का बेंच हो, वो दोनों बेंचेस वो सारे एमपी होते हैं और बराबर होते हैं, और वहां कोई किसी से डरता नहीं है। नेता विरोधी दल की भी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री से कुछ भी पूछ सके, अगले से सांसद की भी स्थिति है। अब राजदंड का दूसरा फॉलोआउट क्या हुआ? अजीब स्थिति है। मुलजिम संसद में प्रधानमंत्री के साथ घूम रहा है और जिसने मुकदमा लिखाया है पुलिस पीट के उसको जेल भेज दे रही है। ये अजीब सी स्थिति है। या तो इन लोगों को कह देना चाहिए था कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और आज ही अभी आपके प्रोग्राम में आने के पहले मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, रहने वाले यूपी के हैं, फिलहाल इस समय पंजाब हरियाणा में है, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। हम कहा आपकी सूचना क्या कहती है? मैंने कहा मेरी सूचना तो कहती है कि उनका इतना प्रभाव नहीं है कि वो पूरे ईस्टर्न यूपी में इकट्ठा करके सारा वोट दिला दे, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो तार है, इस रैकेट का तार भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सब डरे हुए हैं कि अगर ये कहीं गिरफ्तारी हुई तो ये सब चीजें भी खुल सकती है। जो भी हो, लेकिन मैं पहला उदाहरण है पूरी 34 साल की नौकरी में कि यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप में गिरफ्तारी नहीं हो रही है और अब तक नहीं हुई है, और जिसने मुकदमा दायर कराया है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं राहुल गांधी जी के ट्रक वॉर पे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पब्लिक से मिलते हैं उसका मुझे हैरानी इसलिए नहीं है कि मैं एसपी रायबरेली रहा हूं 2007 में। उस दौरान ये और मैडम सोनिया गांधी बहुत आते थे रायबरेली, हर 1-2 महीने में इन लोगों का दौरा लगता था, क्योंकि उस समय रायबरेली जिले में ही इनका भी क्षेत्र आता था। अमेठी के 2 तहसीलें, 2 विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में आती थी, तब अमेठी जिला नहीं बना हुआ था। तो उस दौरान भी जब आते थे तो जहां रुकते थे तो वो बाहर निकल के जो हमारी जो गार्ड लगी रहती थी उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। कभी कभी पीएससी पड़ी है, उनका खाना बन रहा तो वहां भी चले जाते थे। एक आध बार तो मेरे साथी चले गए कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। उन्हें इसी बात पर हैरानी थी कि टेंट में कैसे रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि टेंट ही इनको मिलता है,
कि जहां जाएंगे टेंट मिलेगा। हर जगह पक्का नहीं मिलता, हम कोशिश करते हैं पक्का देने की, लेकिन ये टेंट लेके चलते हैं। अब आते हैं जिससे प्रशांत पांडे जी ने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से उनका इस समय चल रहा है कार्यक्रम, वो बिना सोचे कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा। अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उनके नजदीकी लोगों के साथ मेरा बहुत राब्ता नहीं है। प्रशांत पांडे जी दिल्ली में हैं, इनके संपर्क हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर बिना सोचे समझे कोई भी वो कदम नहीं उठाते हैं। ट्रक में गए हैं, जैसे पहले उन्होंने जोमेटो स्विगी के साथ उनकी बात हुई, डिलीवरी बॉय के साथ, उसका असर देखने को मिला। और एक बात से मैं प्रशांत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो कर्नाटक सरकार कर रही है, सिस्टम के अंतर्गत जो घुसे हुए लोग हैं, सिस्टम के अंतर्गत जो बिल्कुल जो आरएसएस के कोर ग्रुप के लोग हैं। एक होता है कि आपकी भाई सामान्य रुझान किसी भी तरफ है, आप वामपंथ के रुझान रख सकते हैं, दक्षिण पंथ के रुझान से रख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो इसी परपदली सिस्टम में घुसे हैं कि वो सिस्टम को अपने हिसाब चलाएंगे, पॉल्यूट करेंगे, ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है और उन्हें निकाल बाहर करना जरूरी है। मैं उस दिन डी शिव कुमार साहब का वो भाषण जो था वो पुलिस के बारे में दिया, आप उसको निकालिए भागना, तो आपके अंतर्गत अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उसको निकालें। और ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, जिस तरीके से पुलिस अंदर का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा यूपी पुलिस में है और अच्छा खासा है, लेकिन ये भी कीमत है जो है नीचे लेवल पर है, उसको जरूर रोकना पड़ेगा। अगर उसको गया तो आगे स्थिति होगी। एक तरफ मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी, जिस दिन बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, उस दिन सेपरेशन अचानक रिवर्स हो जाएगा। इनमें कोई दम नहीं है, कोई खड़े रहेंगे, ये उसी दम पीछे भागते हैं। इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात, विकास का क्या मॉडल ये लाए हैं, ये आपसे कहेंगे कि साहब एयरपोर्ट पहले 91 थे, अब 100 हो गए हैं, 110 हो गए हैं, 200 हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली से बंबई 12 घंटे में पहुंच जाइए। सवाल यह है कि आप दिल्ली से बंबई पहुंच जाएं तो जिन्हें जाना है या जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, वो चले जाएंगे। लेकिन उसी हाईवे से 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर बाएं जो गांव है, उन गांव में स्कूल की क्या स्थिति है, उन गांव में अस्पताल की क्या स्थिति है, जिस जिले से हाईवे निकल रहा है उस जिले के अस्पतालों की क्या स्थिति है, सदर अस्पताल की क्या स्थिति है। तो मेरा यह कहना है कि जो ये विकास नहीं है, ये विकास भी एक तरीके से सिलेक्टिव विकास है। विकास ये होता है कि पूरा पूरा समाज जो है कुछ इंच ऊपर उठे, ऐसा नहीं कि एक तबका ही आपका आधा फीट ऊपर उठ गया। तो जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और कांग्रेस को एक चीज और मैं प्रशांत जी की मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, जैसे इन्होंने ये कहा कि इनको हिंदुत्व वाला इशू जो होता है, कि हिंदुत्व का इशू और धर्म का जो इशू है, कांग्रेस को इस इशू से बचना चाहिए। इन्हें केवल उनके कोर इशू पे, नरेंद्र मोदी जी को अगर आप बात करने लगिएगा आर्थिक स्थिति पे जब आप नहीं दे पाएंगे, बेरोजगारी पे जब आप नहीं दे पाएंगे, विकास की एक एक चीज को उठा के जब उसकी पोस्टमार्टम करने लगेगा, आपने ये क्या किया, ये क्या किया, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा कि हम हनुमान जी का एक मंदिर बनाएंगे, तो ऐसे देखिए वो कूदने लगते हैं, तो वो बात कर पाएंगे, यही वो सीखेंगे। उन लोगों को यही बताया गया है, इसी इशू पर चलो। जब हम समझ गए कि वो इशू उनका है, तो हमें उस सवाल पर जाना ही नहीं है। महाकाल का जो आंधी ने उड़ाया है, अब मुझे प्रकाश हिंदुस्तानी जी तो खैर वही है, तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमने जो 12 पढ़ा उसमें यह है कि वह मूर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी तीर्थ को पर्यटन स्थलों में बदल के कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है, वहां वहां भ्रष्टाचार है। मैं बनारस से आता हूं, वहां भी भ्रष्टाचार है और अच्छा खासा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी गुजराती लॉबी के ठेकेदार हैं, तो सभी को पता है, वहां के अखबारों में भी छपा है। लेकिन ये बात है कि उसकी जांच कौन करे और कहे कौन। जो लोकल ठेकेदार वहां यूपी और बनारस के और बिहार के जो आसपास जो वहां काम करते हैं, वो भी उससे दुखी हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि कांग्रेस को जितनी ऊर्जा के साथ और जितनी एकजुटता के साथ इन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है, उतनी एकजुटता के साथ इनको आगे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं उसको अगर कॉम्पिटिशन की भाषा में कहूं तो कर्नाटक इनका प्रीलिम्स है, वो पास कर गए हैं। अभी मेन इम्तिहान काफी आगे है, उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और ये सफलता मिलेगी मुझे लगता है, क्योंकि जो मनोबल है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा दिखता है, कांग्रेस के नेताओं का बढ़ा दिखता है।
उनमें एकजुटता दिखती है। और देखिए, एकजुटता तो अगर पार्टी अगर मजबूत होती तो फिर अपने आप एकजुट हो जाती, पार्टी कमजोर होती तो लोग छिटकने लगते हैं। आप देखिएगा आगे चल के, मुझे लगता है कि जो लोग भाजपा में कांग्रेस से गए हैं, यही स्थिति अगर कांग्रेस को उभार की रही तो हो सकता है वो वहां से निकलना शुरू करें, वो इधर आना शुरू करें। और मनोबल इस समय कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ है। और आप अगर बहुत फेस रीडिंग और नजदीकी से देखें नरेंद्र मोदी जी को भाषण देते हुए, तो उनका मनोबल गिरा हुआ है। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझको गाली दी, मुझको ये कहा, मुझको वो कहा, और ये सब चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको मैं घेरना चाहता हूं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, तगड़ी चुनौती दी है। और बीजेपी में एक ही आदमी जब दंडधारी हो गया, चोर राजवंश का जो एक ही आदमी राजदंड लिए हुए है, तो बाकी क्यों बीजेपी को बचाएगा, वो अपना बचाएं। मुझे यही लगता है कि आगे आने वाली स्थिति कांग्रेस के लिए बेटर हो। जी, आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहतर होने वाला समय है और उसकी वानगी, उसकी एक झलक जो है वो आपने कर्नाटक में देख लिया है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या जो आखिर में कह रहे थे सिंह साहब, और बीजेपी के लिहाज से क्या अब बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब मुद्दों की कमी दिखाई दे रही है? और जिस मुद्दे पे चुनाव बीजेपी अभी तक लड़ती आई, जुमले भी और मुद्दे भी पैरेलली चलते रहे, उसको थोड़ा सा उसकी झलक दिखाने की कोशिश हुई या उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश नजर आ रही थी कल जब हम उद्घाटन समारोह देख रहे थे नए संसद भवन का? लेकिन क्या अब चल पाएगा? क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ पाती है? सुना तो ऐसा है कि बार बार नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तब तो बहुत खराब स्थिति आने वाली है बीजेपी की, ये माना जाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जेब के दाने अब खत्म हो चुके हैं। अब वो दाने कितने भुना पाएंगे, अब वो देखना होगा कि पहले जितने भुना लिए, अब वो जो बचे होंगे वो कितने भुना पाते हैं। तो संकट में तो भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। और कल जिस तरीके का स्वांग सब हुआ है, उससे तो साफ साफ स्थिति दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट बहुत ज्यादा गहरा है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोटे लोटे फिर रहे थे कल, साष्टांग और दंडवत करते हुए, हुए हैं, और साष्टांग जी साष्टांग प्रणाम जो कर रहे हैं, ये कोई भक्ति भाव नहीं है। और अगर ये जो सब कार्यक्रम हुआ है, ये अगर धर्म शास्त्रों के अनुसार हुआ है, तो भी ये धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है वो नहीं हुआ है। धर्म शास्त्रों में जो राजदंड का प्रावधान है, उसका कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो ये सारे अधार्मिक कार्य जो है वो धर्म के नाम पे जो हैं, तो इसलिए भुनाने का कुछ बचा नहीं है, राजीव जी। और ये इसीलिए जो है, जो कल विपक्ष ने जो एक तरीके से कहा, बौनी खोटी कर दी, जो हम लोगों की कहावत है बौनी खोटी करना, तो विपक्ष ने जो बौनी खोटी कर दी है, तो उसका असर दिखाई पड़ा उज्जैन में कि किस तरीके से वहां मूर्तियां उसी में ध्वस्त हो गई। यानी कि ईश्वर जो है वो कुपित है इस सारे प्रहसन से, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी है और कितनी मोदी जी की पार्टी है, ये सब तो अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट गहरा है। प्रधानमंत्री का विकल्प वो अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, और प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। चीजें जो है स्पष्ट होती जा रही है। आप देखिए कि एक तरफ जो है जगन मोहन रेड्डी तो जाकर के शामिल हो रहे हैं इस उद्घाटन समारोह में, और उनकी बहन जो है शर्मिला जो है, वो तेलंगाना में कांग्रेस गठबंधन करने के लिए मुलाकात कर रही है DK शिव कुमार से जाकर के। तो यानी जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम अगर कम आए तो इनके भरोसे हम जो है सत्ता में आ सकते हैं, तो वहां भी लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ जो है वो जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वहां भी चीजें शुरू हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे कितना कुछ कर पाती है, ये देखने वाली चीज होगी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और लोकतंत्र ठीक ठाक चलता रहता है और लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई खतरा नहीं है 2024 से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और अगर प्रधानमंत्री जो निश्चिंत है और उनके ऊपर कोई असर नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, विदेश में भारत की क्या छवि बन रही है, संसद का उद्घाटन हो रहा हो और
मेडल लाने वाली लड़कियां जो हैं, जो इस देश की शान है, उनको अगर तिरंगा हाथ में लिए हुए पुलिस घसीट रही है तो ये सारी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं। आप यहाँ ब्लैकआउट कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में ये तस्वीरें जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो जाकर के जो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और पपुआ न्यू गिनिया से जो शील्ड खरीद करके लाते हैं, तो इस सब पे पानी फिर रहा है। अमेरिका जब जाएंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाएंगे जिस देश में संसद के उद्घाटन के दिन मेडल लाने वाली लड़कियों को पुलिस घसीट के मार रही है। तो इसलिए मतलब देश और विदेश दोनों जगह जो है वो भारत की छवि तो खराब हो ही रही है और प्रधानमंत्री की छवि भी खराब हो रही है कुल मिलाकर के। तो भारतीय जनता पार्टी अब जाएगी किन मुद्दों को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या है? भाई पिछले आपने 9 सालों में, और अगर 1 साल के बाद चुनाव होता है और जैसी कि चर्चाएं चल रही है, वो हालांकि उन चर्चाओं में मुझे कोई भरोसा नहीं है कि साहब समय से पहले चुनाव होगा, क्योंकि जो अटल जी ने गलती करी थी उस तरीके की गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे कि 6 महीना जो है वो कम रहे प्रधानमंत्री, 10 महीने से जो है वो 9.5 साल के प्रधानमंत्री रह जाए। मतलब वो पूरे 10 साल रहना चाहेंगे। बाद में क्या होगा वो तो चुनाव के बाद तय होगा। खैर, तो इसलिए वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर जाते हैं चुनाव में तो आखिर जाएंगे किस आधार पे? अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पुराने वीडियो सब वायरल होते हैं, 15 लाख के भी वायरल होते हैं, काला धन लाने के भी होते हैं, 2 करोड़ रोजगार के भी होते हैं। तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है राजीव जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। और राहुल गांधी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक बड़े नेता है विपक्षी दल के जो कांग्रेस के साथ अभी नहीं है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। जमीन पे जो है वो कांग्रेस का असर दिख रहा है, मतलब वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे थे कि कांग्रेस बढ़ रहा है और सरकार जो है वो गहरे संकट में दिखाई पड़ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो इस सरकार की विदाई जो है वो तय है। अब ये तो राजीव जी जनता को तय करना है कि किसकी विदाई है और किसका स्वागत है, लेकिन जो चीजें सतह पर दिख रही हैं उससे ही लगता है कि विदाई जो है वो तय है। और मुझे लगता है कि विदाई का शंखनाद जो है वो कल कर दिया गया है बौनी खोटी करके। जी राजीव, 2 तस्वीरें आई थी कल जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सिंगोल हाथ में लिए हुए है और दूसरी तस्वीर जंतर मंतर की, और जहां से लड़कियों को घसीटा जा रहा था। रेसलर जो पहलवान लड़कियां हैं उनको, लड़कों को, सबको घसीट करके ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके तंबू को उखाड़ दिया गया। लेकिन अब शाम को खबर आई है कि ये पहलवान लड़कियां फिर से धरना प्रदर्शन के लिए आने वाली हैं। यानी अभी तो वो अपने अपने गांव चली गईं, उनको हटा दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया जंतर मंतर को, और उसके बाद अब फिर से वो आने वाली हैं। यानी कि विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश, लेकिन अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और आवाज़ अपनी वहाँ बुलंद करने के लिए फिर से लड़कियाँ आएंगी। दूसरी तरफ हम इस देश के जो संवैधानिक जो परंपरा है, जिसमें चुनाव होना, जिसमें एक दल का आना, दूसरे दल का जाना, जिसमें एक सत्ता पक्ष दूसरा विपक्ष, ये तमाम बातें, और इस पर हम चर्चा करते हैं और जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश और फैलाने की कोशिश भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। इसलिए भी क्योंकि बहुत कुछ जो है वो दबाया जाता है, छिपाया जाता है, लेकिन यहाँ हम ओपनली उन बातों को रखते हैं ताकि समझे, हर पहलू को समझने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक ये चोल वंश से लेकर के और तमाम बातें यहाँ लाना, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसे कांग्रेस के लोगों ने ही बेसलेस कह दिया, करार दिया, और जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये आनंद भवन में रखा हुआ वॉकिंग स्टिक था जिसको हम लोग निकाल के लाए हैं। तो राजदंड को वहाँ से यहाँ लाना और उसको स्थापित करना संसद भवन में, ये सब कुछ इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कल से लेकर आज तक। और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में जो राजनीति चल रही है वो राजनीति किस दिशा में जा रही है। राहुल गांधी, जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि पार्ट 2 यानी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 पर ऑलरेडी राहुल गांधी हैं और वो कर रहे हैं। वो कभी जोमेटो स्विगी के यानी इन लोगों से मिलते हैं, कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी बस की सवारी करते हैं, कभी स्कूटी की सवारी करते हैं, तो कभी ट्रक पर बैठ जाते हैं। क्या ये एक अलग भारत जोड़ो यात्रा है?
और क्या इसके जरिए राहुल गांधी उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे जो लोग आज मोदी मोदी करते हैं, या जैसे कुछ अभी पिछले दिनों 2 सर्वे आए हैं, जिसमें एक सर्वे एनडीटीवी का जिस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की और दूसरा सर्वे सी वोटर्स का है, और दोनों सर्वे में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ भयंकर ढंग से गिरा है। तो क्या सचमुच ग्राफ जो गिर रहा है, हालांकि उसके बाद भी वो 45% से ऊपर हैं, 48% हैं, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है वो ग्राफ इतना है कि 2024 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी हार जाएगी, या उनके साथ साथ ये भी रहेगा कि जो विपक्षी दल एकजुटता की बात कर रहे हैं वो धरातल पे होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन उन सब से पर्दा हटाना, उस पर विश्लेषण करना और उनको आप सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, क्या जो राजनीति पैरेलल जो चल रही है, दोनों राजनीति, एक तरफ कांग्रेस की राजनीति और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव के दौरान ही बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो मुद्दे को खोजने की कोशिश में लगी हुई है। चाहे वो सेंगोल लेके आए, कल को कुछ और कोई गोल लेके आ जाए, परसों इसफगोल लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दा विहीन हो चुकी है, मानते हैं? राजीव जी मैं शुरू करूं ना? जी ये जितनी सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ये ऐसे तो अलग अलग तरफ दिख रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से एक बहुत ही तार्किक और सुसंगत एक तरह कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही है। एक दो छोटी छोटी चीजों से मैं शुरू करता हूं। अभी गुजरात का मॉडल जो है, गुजरात मॉडल का एजुकेशन का मॉडल क्या है, इसकी एक वानगी आप देखिए। वहां पर 157 ऐसे स्कूल आए हैं जिसमें 10वीं बोर्ड का एक भी बच्चा पास नहीं हो सका है, एक भी बच्चा। पहले ही हम वहां की गरीबी, वहां के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजें, 157 स्कूल हैं। हाँ 157 स्कूल हैं। 157 स्कूल में एक भी बच्चा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को क्लियर नहीं कर सका। यह गुजरात मॉडल जो है ये ऐसा एक्सपोज हुआ है। दूसरी तरफ अभी जो कांग्रेस के जो 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, 2 में तो वहां पर है ही सरकारें है ही। तो मैं छत्तीसगढ़ से अगर शुरू करूं तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसमें आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरे के पूरे कोरोना काल में भी इंटेक्ट रखा। अकेला ऐसा राज्य था पूरे देश में जहां की जो जीडीपी थी वो डबल डिजिट में जारी रही। वहां पे वाहनों की सर्वाधिक बिक्री हुई। हाल ही के वर्षों में, अब पिछले 3-4 महीनों में 2-3 नई स्कीम्स, बड़ी नोवेल स्कीम्स लेके यहाँ की कांग्रेस सरकार आई है। पहली है, सभी बेरोजगारों को 2500 रुपए का भत्ता मिलेगा, वो अभी 1 जून से चालू हो जाएगा। दूसरी बात, 15 जून से, पहले एक कार्यक्रम 1 जून से था, लेकिन 15 जून से छत्तीसगढ़ के सारे अस्पतालों में, सारे पीएचसीज में, वहां पर जो नगर पंचायतों के अस्पताल हैं छोटे बड़े, सब में फ्री जांच, फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक और फ्री ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। अब ये बताइए कि ये 2 ऐसे मॉडल है, इसका भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी और कहां पर उसको इंप्लीमेंट करेगी? अभी सबसे बड़ी बात जो है, कर्नाटक से जो बूस्ट मिलेगा इनको, कांग्रेस को लड़ने के लिए जो बूस्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक बार फिर से कांग्रेस ये कहने की स्थिति में रहेगी कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी, 4.5 साल पहले, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की थी, एमएसपी बढ़ाया, बोनस बढ़ाया, लगातार न्याय योजनाओं के जरिए किसानों को हर 6 महीने 8 महीने में कैश दिया जा रहा है, मजदूरों को दिया जा रहा है, स्व सहायता समूहों को दिया जा रहा है। यहाँ की गोबर स्कीम जो है उसको भी लोगों ने बड़ा सराहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के भी जो पदाधिकारी है उन्होंने जाके गोठान को देखा था और उसकी तारीफ की थी। लेकिन ये अलग बात है कि हाल ही में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है कि गोठान में भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, अगर भ्रष्टाचार है तो दिखाएं ही। तो इस जो अगले जो 3 चुनाव होंगे उसकी आप विशेषता ये देखिए कि तीनों जगह पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से घोषित है। जबकि कर्नाटक में हार के बाद इन्हें ये अब मुश्किल होगी
कि ये जो इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में जो हार हुई है, मोदी अब नहीं चाहेंगे कि उनकी जो छवि है और नीचे जाए, ताकि 2024 का उन्हें चुनाव भी लड़ना है। तो समस्या इन तीनों राज्यों में होने जा रही है कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये समस्या रहेगी, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ी चीज है कि उसके पास सीएम के चेहरे मौजूद हैं। एक और बहुत ही स्कैटर्ड आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, नंद कुमार साय के बारे में हम जान चुके हैं कि आदिवासी नेता थे जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जबकि उनका जन्म पिछले लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं वो। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उनका प्रभाव अगले इन तीनों चारों राज्यों के चुनाव में होगा। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो मध्य प्रदेश का है। मजेदार बात यह है, वहां पर एक लड़की है मेघा परमार। ये छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर है, 22-23 साल की लड़की है। उसे मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 3 चीजों के लिए किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, दूसरे सांची का जो दूध उत्पादन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको वो प्रमोट कर रही है। वो लड़की 23, 24, 25 साल की, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बहुत डायनामिक है, बड़ी वाइब्रेंट है, जगह जगह जाती है। और तीसरा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको नियुक्त किया 6 महीना पहले। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको वो प्रमोट करती है, उसके भी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और मजेदार बात यह है राजीव जी कि अभी कुछ दिनों पहले उस लड़की ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये बता रहा है कि कांग्रेस कैसे अलग अलग वर्गों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस लड़की को इसका डर नहीं है कि मैं 3 प्रोडक्ट से मैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हट जाऊंगी। उसने बाकायदे कांग्रेस को अपना अंतिम शरणगाह, अंतिम क्या खैर इसकी शुरुआत ही है। मुझे लगता है लड़की सार्वजनिक जीवन में जाएगी। और उस लड़की ने अपने 3 प्रोडक्ट्स, 3 ब्रांड एम्बेसडरशिप जो है वो छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई हुई, लेकिन वो खुद कांग्रेस में है। ये बता रहा है कि कैसे कांग्रेस जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ट्रकर्स के बारे में हमने जान लिया है, डिलीवरी बॉयज के बारे में हम समझ चुके हैं, अलग अलग वर्गों को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ्स को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अलग अलग वर्ग जो है ये कांग्रेस से जुड़ेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक के साथ इन 3 राज्यों में जो काम हुए हैं, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ये जो काम हुए हैं, इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की है, इन सबके बाद जब कांग्रेस का थिंक टैंक बैठेगा तो उनके सामने विमर्श करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी। इतनी बड़ी चीजें रहेगी कि अचानक भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का हो जाएगी कि अब हम इस मॉडल का क्या जवाब दें। क्योंकि उन्होंने सारे समय किया ये है, या तो उनके सामने भ्रष्टाचार है उनके स्कीम्स में, या उनके पास फ्लॉप्स असफल योजनाएं हैं, या फिर उनके पास जो है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, या फिर भारत पाकिस्तान है, ये दुनिया भर की चीजें। तो सबसे बड़ा संघर्ष अब जो होगा, जो मैं इन चुनावों के बाद देखता हूं, अक्टूबर नवंबर के बाद मोदी जो है एक तरफ उनकी पार्टी मुद्दों की तलाश करती रहेगी, और मोदी जो है वो खुद अपने छवि को बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की उनके नेताओं के साथ साथ बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। उसका परिणाम ये होगा कि उस डूबती नैया में मोदी के सहारे कोई भी उस नाव पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और लोगों को लगेगा कि हमें अपना पॉलिटिकल करियर अगर बचाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उन्हें या तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, मोदी अपनी पार्टी को मजबूर करेंगे, या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि मेघा परमार जैसी लड़की ने समझ लिया कि इस पार्टी के साथ जाकर मैं अपना अगला 25, 30, 40 साल का करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो ये एक केस स्टडी हो सकती है पॉलिटिशियंस के लिए। मेघा परमार की स्टोरी लोग गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे लड़की है, वो बहुत ही एक्टिव लड़की है। तो ये एक केस है राजू जी। ये स्थिति बता रही है कि यहाँ की राजनीति जो है कहाँ जा रही है, बीजेपी को क्या चुनौतियां मिल रही है। जी, एक चुनौती जो है वो इधर जंतर मंतर से भी अभी दिख रही थी, और आने वाले समय में फिर दिखेगी। हालांकि आज जंतर मंतर पे मणिपुर के लोग बैठे हुए हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, और देश के गृह मंत्री मणिपुर आज पहुंचे हैं, वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। पिछले महीने भर से मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है ये सब देख रहे हैं हम। और त्रिपुरा भी धीरे धीरे सुलग रहा है। मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो हम सबसे छिपा नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि चीन की दखल कितनी बढ़ती जा रही है। खैर, तो ये पूर्वोत्तर का हाल है। यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, और उसमें भी लड़कियों के साथ, महिला रेसलर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, एक
ट्वीट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और हमारे साथी विजय शंकर सिंह जी शायद उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एनसी अस्थाना साहब जो हैं वो केरल के डीजीपी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया इन लड़कियों को लेकर के, इन जो जिनको कल घसीटा गया था उनको लेकर के। अब जरा आप तमाम साथी जो सुन रहे हैं ज़रा सुनिए, खून न खौल जाए तो आप कहिएगा कि हाँ जो कुछ देश में चल रहा है। अस्थाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक ट्वीट में प्रदर्शन कर रहे महिलाओं पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए ये लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी। कल तो घसीटा गया था। ट्वीट में लिख रहे हैं कि ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफ़ा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यह है ट्वीट अस्थाना साहब का, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। कोई अधिकार नहीं है उनको, उनके पास गोली मारने का। और ऐसे भी इस देश में जिनके पास मतलब जो पुलिस में हैं, हमारे साथी पुलिस वाले हमारे साथ हैं, वह और अच्छी तरह से बताएंगे। जो पुलिस में हैं उनको भी अधिकार नहीं होता कि जब चाहें किसी को ठोक दीजिए। सही कह रहा हूं शायद सिंह साहब? ऐसा तो है नहीं कि जब मर्जी आए चलो दनादन दे दो। और यहाँ ये कह रहे हैं कि है और ये दफ़ा 129 जानने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं इस देश को? मतलब विरोध करने वाले जो किसान थे उनको आपने खालिस्तानी कह दिया। ये पहलवान हैं, इनको आप क्या से क्या कर रहे हो और इनको गोली मार देंगे ये कह रहे हो। तो ये जो दिशा है, थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में भी आना चाहता हूं। हम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसमें ये जो आंदोलन है आना चाहता हूं। सबसे पहले जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, चूंकि आप वहां गए और लगातार हम लोग चर्चा करते भी रहे हैं, उन लड़कियों से आप मिल के आए, उनके दुख दर्द को आप समझ के आए हैं। सुबह सुबह वहां गए थे आप, इसलिए भी, और कई बार अपनी चर्चा में आप उस आंदोलन का, लड़कियों पहलवानों के आंदोलन की आप बात करते रहे हैं। लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सिंह साहब कि इनके एक पत्रकार साथी ने जो बात कही है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, माननीय सांसद महोदय, उसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ आप भेज देते हैं पुलिस वालों को, आप ऐसे तमाम अलग अलग मसलों पर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन ये लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं तो उनको आप न सिर्फ घसीट के वहाँ से फेंक रहे हो, बल्कि अब तो धमकियां भी दे रहे हो सरेआम। क्या ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मोदी जी के अगले चुनाव का डायरेक्शन है? क्योंकि मोदी जी की चुप्पी है इसलिए बात, और चूंकि ये देश मोदी जी के हवाले है, उस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं जिसपे वो जो चाहे वो करते हैं। राष्ट्रपति को नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन अपने ही कर कमलों से 3 पट्टिका लगवाएंगे, एक हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में और तीसरा संस्कृत में। वो तीनों पट्टिकाएं लगी हुई हैं जो जन्म जन्मांतर तक के लिए हो गई जब तक वो बिल्डिंग है। तो ये तो माना जाए फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे अस्थाना साहब ये लिख रहे हैं, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत अधूरी लिखी गई, ठीक नहीं लिखी गई। महाभारत में लिखा गया कि अश्वत्थामा जीवित है और दुर्योधन और दुशासन की हत्या हो गई। मुझे लगता है कि दुर्योधन दुशासन आज जिंदा हैं। किसी का सरनेम सिंह हो गया है, किसी का सेंगर हो गया है, किसी का मिश्रा हो गया है। और ये दुर्योधन और दुशासन इन बेटियों को घसीट कर जिस प्रकार मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आपने राजीव जी एक कविता सुनी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पेट बीट मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। याद है कविता आपको? राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनकी वो स्थिति है, उनकी पेट और पीठ मिले हुए हैं। एक मुट्ठी दाने के लिए 10,000 12,000 रुपए के लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए राजीव जी। कल जो संसद भवन में जिन अर्धनग्न लोगों को आपको ने देखा, किसी के पेट में तोंद से कम थी क्या?
एक भी आदमी ऐसा था जिसकी तोंद ना हो। देखिए, एक व्यक्ति घूम रहा है उन तोंदू लोगों के साथ, अर्धनग्न लोगों के साथ, बाबाओं के साथ 21वीं शताब्दी में, और एक दूसरा नेता है जो घूम रहा है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10-12 हजार रुपए तनख्वाह के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं राजीव जी। तो वास्तविकता में ये अब जो संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष हो रहा है। एक तरफ वो खाते पीते लोग, वो पैसे वाले लोग, वो पूंजीपति लोग जिनके पास फिल्दी रिच है, जो जिनका पैसा रखने की जगह नहीं है, और हम जैसे लोग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शिष्यों के लिए व्यतीत हैं। हम लोग एक तरफ हैं और वो पूंजीपति और फिल्दी रोज एक तरफ हैं। क्या दृश्य आपने संसद के अंदर दिखाया राजीव जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कहा था, वास्तविकता में ये लोग हैं जो जोमेटो और स्विगी में काम कर रहे हैं 15-20 हजार रुपए नौकरी के लिए। उस बच्चे की मुझे याद आ रही है जो राहुल गांधी से कह रहा है क्योंकि माता पिता बच्चों को पालना है, 50 हजार की नौकरी करता था, 20 हजार नौकरी के लिए मोटरसाइकिल में घूमता हूं। ये वो मजबूर लोग हैं, राहुल गांधी उनको मलहम लगा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा नेता चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला आदमी चाहिए जो आदमी हो, जो इंसान हो। मुझे ड्रेस बदलने वाला और बड़े बड़े 15-20 हजार रुपए के अपने ड्रेसर को रख के अपने बाल काढ़ने वाला और 5 ड्रेस बदलने वाला और 10-10 लाख के सूट पहनने वाला और ये बड़े बड़े राजदंड लेके चलने वाला, मुझे वो आदमी चाहिए कि जब गरीब आदमी पुकारे, जो दबला कुचला पुकारे, उनके साथ जाके बैठ जाए, उनके साथ खाना खाए और उनके दर्द को सूखे। मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए और एक इंसान चाहिए जो इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत से बात कर सके। राजीव जी बिल्कुल, इंसान को इंसान समझे वैसा इंसान चाहिए। लेकिन इंसान को वो बहुत शानदार कविता, वो हम लोगों ने भी 9वीं या 10वीं में उस कविता को, निराला साहब की उस कविता को, भिक्षुक कविता का नाम है। भिक्षुक चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पे अड़े हुए, और झपट लेने को कुत्ते उनसे भी हैं खड़े हुए। शायद ऐसे ही उसमें आगे है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये भिक्षुक, भिखारी और इस देश का क्या हाल हो गया है वो आप उसको बयां कर रहे थे। ज़रा आना चाहता हूं, चूँकि पुलिस की बात हम कर रहे थे। सिंह साहब, जो ट्वीट है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, क्या कहेंगे उस ट्वीट पे आप? अस्थाना साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, ट्विटर के ही द्वारा जानता हूं और इनके ट्वीट इसी तरह के होते हैं। और मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो ये ट्वीट इन्होंने जानबूझ के किया है, जानबूझ को किया है, किसी के कहने पे किया है, या ये इनकी मनोदशा। बहरहाल इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन चूंकि बात कानून की है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून की धारा 129 जो सीआरपीसी की धारा है, उसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार किसके खिलाफ है? उसके खिलाफ है जो किसी मामले में मुलजिम है और भाग गया है या भाग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं किसी मामले में एक्यूज्ड हूं, सजा पा चुका हूं या सजा न पाया हूं, अगर मैं वांटेड हूं और मैं भाग जाऊं पुलिस कब्जे से बाहर, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यहां तो उल्टा है, यहां तो मुलजिम संसद में घूम रहा है, मुलजिम संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ है, अपने अन्य सांसद मित्रों के साथ है, लोकसभा के स्पीकर के साथ है, और सबसे बड़ी बात धर्मदंड के सामने खड़ा हुआ है। तो वहां तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, ये तो फरियादी है। इन महिलाओं ने तो अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका मुकदमा लिखाया है। सीधी सी बात, इसमें दो चीजें हो सकती थी। मुकदमा लिखाया गया, आप गिरफ्तारी करते, इन्वेस्टिगेशन करते, अगर इनका आरोप झूठा था उन्हें हटा देते, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इतने दिनों बाद पॉक्सो जैसे केस में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कल के दिन आप कानून कितने भी बना लीजिए, कानून कितना भी कठिन बना लीजिए, आप जमानत और न्यायिक प्रक्रिया कितनी भी जटिल बना दीजिए, जब पुलिस या हम किसी को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? तो अब एनसी अस्थाना साहब के ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आप इसको पहली बार देख रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर हैं। मैं अक्सर उनका ट्विटर पर देखता रहता हूं और उनमें जो मित्र आते हैं उनके भी कमेंट सुनता रहता हूं। बहरहाल इन्हें कोई गंभीरता नहीं लगता। इनकी मैंने पढ़ाई लिखाई देखी तो हम लोगों से ये कहीं बहुत ज्यादा पढ़े, टेक्निकल हैं,
इंजीनियर भी हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी है, कई चीजें हैं। सवाल है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन अगर आप जनता की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस के बेसिक प्रॉब्लम नहीं सुन पा रहे हैं, आप कानून ही गलत उपयोग कर दे रहे हैं। और फिर गोली क्यों मारेंगे आप? पुलिस को कहीं गोली मारने का अधिकार नहीं। एक मिनट में ये जरूर कहना चाहूंगा कि सीएए का जब आंदोलन चल रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भेजी थी, दुष्यंत दवे वकील से, दुष्यंत दवे या कोई और है, मुझे नाम भूल रहा हूं, उन एडवोकेट के अधीनता में 2 लोग गए थे वहां पर जांच करने के लिए। वहां गए तो वहां से जब लौट के आगे बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक वो शांतिपूर्ण तरह से बैठे हुए हैं, वो आंदोलन उनका चल रहा है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। जंतर मंतर में भी यही था, लेकिन इन्हें तोड़ना था, इसीलिए इन्होंने पहले रात में छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि इनको ये डर भी है कि किसान बैकलॉस करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब से, तो ये भी डर है, लेकिन इसको आगे निकालना भी है। तो मेरा तो शुरू से मानना है कि इस सब मामले में सबसे ज्यादा लूजर पुलिस होगी, पुलिस की क्रेडिबिलिटी होगी। और एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ पुलिस उम्मीद करती है कि लोग हम पर भरोसा करें। कैसे भरोसा करें? जी 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 बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, ट्विटर पे आप भी खूब रहते हैं और आप भी देखे होंगे। ज़्यादा भाव देना नहीं चाहता हूं, लेकिन अस्थाना साहब को ऐसे भी रिटायर्ड हैं और मैं भी देख रहा था और सही कह रहे हैं सिंह साहब की ऐसे, और उनके ऐसे बयान काफ़ी हैं, काफ़ी चर्चा में पहले भी रहे हैं। लेकिन क्या ये डराने की, धमकाने की और ऐसे आंदोलन करने वालों को कि आप दोबारा मत आइए, ये बताने की कोशिश, या इसके पीछे कुछ और कहानी, क्या कुछ लगता है आपको? और जो आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अभी तो ये चले गए हैं, पहलवान चले गए हैं, लेकिन बात पहलवानों का, आंदोलन का नहीं है, बात दमन का है। और अगर दमन की बात हो तो फिर तो यहाँ बात वही आती है कि आने वाला जो चुनाव है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये माना जाए। जी देखिए, एनसी अस्थाना के वो बेहुदा ट्वीट पे इंडियन पुलिस एसोसिएशन ने अपना वक्तव्य दिया है और उसकी बहुत आलोचना की है, उनका ट्वीट भी आ गया है। तो और उससे ज़्यादा का उनको भाव देने का मतलब नहीं, वो एक बिल्कुल 2 रुपए के ट्रोल की भाषा वो बोल रहे हैं। अब उनका सीवी बड़ा इम्प्रेसिव है कि केरला के डीजीपी रहे, तो उनको जिम्मेदारी से, किसी को भी जिम्मेदारी से ट्वीट करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति डीजीपी रहा है केरल का, सोचिए कि वो उन्होंने क्या पुलिस में रहते हुए क्या न्याय किया होगा, कैसी मानसिकता के है वो। दूसरी की जो सिंगौल की बात हो रही राजीव जी, कितने प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं। अभी जो है विजय शंकर जी बता रहे थे, मैं बता दूं कि पार्लियामेंट में जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वो जो प्रेसिडेंट है उसका प्रोसेशन कैसा होता है। तो स्पीकर और उसका स्थान क्या है पार्लियामेंट में। और स्पीकर और डिप्टी चेयरपर्सन उसके मालिक हैं, चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरमैन उसके मालिक हैं। आगे आगे राष्ट्रपति चलते हैं, उसके भी आगे राष्ट्रपति के एडीसी होते हैं जो सेना के होते हैं, उसके पीछे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद डिप्टी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगल बगल वो चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या स्पीकर और चेयरपर्सन। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। कोई तस्वीर आप देख लीजिए और आप ये देखिए, आपने भी इतने साल पार्लियामेंट कवर किया, हम लोग भी वहां बैठे हैं, हाउस के चेंबर में केवल मेंबर जाता है। लोकसभा का मेंबर भी राज्यसभा में नहीं जा सकता हाउस के चेंबर में, तो या राज्यसभा का मेंबर लोकसभा के हाउस के चेंबर में नहीं जा सकता। ये देखिए कि कैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई कुंभ मेला है ये नासिक का या इलाहाबाद प्रयाग का। तो ये इस तरीके से जो अवमानना परंपराओं की हो रही है। ठीक है, आगे आने वाले प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से
इस तरीके के नहीं होंगे। और इस अब प्रधानमंत्री कुछ भी अपना अगर वो तय कर ले तो अब कौन उनको रोक सकता है। बहुत सारी चीज़ें संविधान और परंपराओं में इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च पदों में बैठे हुए लोग इतने मर्यादित होंगे कि वो अपने आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। और आप देखिए किसी भी प्रधानमंत्री ने ये सब नहीं किया। प्रधानमंत्री का जो नैतिक स्तर होता है वो सड़क के लोगों के नैतिक स्तर से बहुत आगे होता है। जो छोटी अवधि के प्रधानमंत्री रहे उनके साथ भी यही है। इनके साथ एक बड़ी मुश्किल है कि अब ये जुलूस निकाल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मुझे याद आता है कि वो शरद यादव भाषण में कहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि लोटा बाबा, चिमटा बाबा और कौन कौन बाबा यहाँ पे आ गए, आपका ये काम नहीं है। आप देखिए 21st सेंचुरी में ये तस्वीरें कैसी अजीब लगती हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। टेक्नोलॉजी, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमारी पार्लियामेंट में कैसे लोग घूम रहे हैं। ठीक है, धर्म का अपना जगह है, आध्यात्म की अपनी जगह है। हम हिमालय में तपस्या करें, वो कहीं भी जाएं, वो उसका एक अपना एक जीवन शैली है वो भी, लेकिन उसकी जगह संसद में नहीं है, उसकी जगह इसरो में नहीं है, उसकी जगह भाभा एटॉमिक सेंटर में नहीं है। ये तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। सचिन पायलट पहुँच चुके हैं और आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग चल रही है। सचिन पायलट भी हैं और अशोक गहलोत भी हैं, दोनों इस बैठक में आज पहली दफ़ा ये दोनों साहब जो हैं एक साथ हैं। मुख्यमंत्री जी और इनके पास हालांकि कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को भी मनाने की कोशिश, शायद आखिरी कोशिश है। कार्यक्रम समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इस तस्वीर पे भी एक कमेंट आपसे चाहूँगा प्रशांत जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पे? पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने होंगे। सचिन पायलट देखिए पहली बार भी वो मानेसर गए थे और बीजेपी की मदद से गए थे मानेसर। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको पूरा अधिकार है और कांग्रेस जितना डेमोक्रेटिक स्पेस देती है शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी देती हो कि कुछ भी कह सकते हैं। वहां पे आप चिट्ठियां लिख सकते हैं, G23 बना सकते हैं, आप हाई कमांड से या पार्टी लीडरशिप से आप अलग एक राय रख सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक वो कांग्रेस के एक बाबा जी हैं, वो क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस में ये सब चलता है, मतलब तमाम लोगों को कांग्रेस लेके चलती है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से किया, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ही समझदारी वाला रास्ता था या इनके कोई अच्छे सलाहकार होंगे। अगर ये पार्टी फोरम में रह के बात करते तो इनकी बात हो सकती थी। जी, ऐसे उस जो बाबा जी की बात आप कर रहे हैं, एक बाबा जी इधर भी हैं, बीजेपी में भी हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह रहे थे। तो दोनों तरफ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों अलग अलग ढंग से। एक यूपी वाले हैं और एक दक्षिण वाले हैं। खैर, आप लोग समझ रहे होंगे कि किन के बारे में बात हो रही है। आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट पे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास बहुत सारी तस्वीरें आप सबके सामने हैं, राहुल गांधी की ट्रक यात्रा से लेकर के और अभी सचिन पायलट की कार यात्रा तक, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो वो देख रहे थे, पता नहीं क्या है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन कुछ ले करके ज़रूर वो घूम रहे थे और जिसको स्थापित करके एक आस्था जतलाने की कोशिश हुई। साउथ इंडिया जाऊंगा तो फिर समझने की कोशिश करेंगे हम कि वो सचमुच जो आस्था यहाँ दिखाई गई संसद के अंदर, वही आस्था है क्या, या यहाँ कुछ और दिखाया गया और वहाँ कुछ और है। ये सब समझेंगे जब उधर जाएंगे हम, तमिलनाडु खासकर। लेकिन जो कुछ राजनीति में इसके ज़रिए हो रहा है, उस पर आखिरी कमेंट आपका। राजीव जी, प्रशांत जी ने जो बातें अभी कही हैं उनसे मैं 100% सहमत हूं। और संसद की मर्यादा, संसद की गरिमा
का बहुत ज्यादा महत्व है इस देश में, और हमारी संसद की गरिमा को गिराने की कोशिश जो हुई है वो कहीं से भी उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। एक और चीज मुझे बहुत आपत्तिजनक लगी, शायद आप भी उस पर इत्तेफाक रखेंगे, प्रशांत जी भी इत्तेफाक रखेंगे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन गए तब पूरे स्क्रीन पर टेलीविजन चैनलों पर केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे जो प्रवेश कर रहे थे। जैसे फिल्म में सीन होता है कि शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है तो बोलते हैं कि मेरा सोलो सीन होगा और कोई मेरे साथ नहीं होगा, मेरी एंट्री होगी। इसके बाद जब लोकसभा के स्पीकर से वो मिलते हैं तो लोकसभा के स्पीकर की पीठ पर हाथ रखते हैं। संसद में, संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, तो एक तरह से ये लोकसभा अध्यक्ष की अवमानना की प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री बहुत बड़े हैं लेकिन संसद के अंदर स्पीकर सर्वोच्च पद पर होते हैं। ये चीज उतनी ही आपत्तिजनक है जितनी आपत्तिजनक ये बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे और वो मुंबई में मुकेश अंबानी से मिले थे तो मुकेश अंबानी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा था। तो मुझे लगता है कि ये मर्यादा का बहुत उल्लंघन है और इसकी ये सराहना, इसकी कतई इसे सहनीय नहीं है और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री संसद भवन के भीतर लोकसभा स्पीकर के पीठ पर हाथ रखे। अंदाज ये होता है कि आशीर्वाद बेटा कि तुमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। तो ये अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरी बात दीपक पाचपोर जी ने कही थी कि वो मेघा परमार के बारे में, तो मैं बता दूं कि 2 हफ्ते पहले ही मध्य प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो ब्रांड एम्बेसडर थी मेघा, उनको हटा दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने उनको तो हटा दिया है लेकिन सतना स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया रत्नेश पांडे को। तो ये रत्नेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से नहीं हटाया गया है, जबकि मेघा परमार को हटा दिया गया है। यानी मेघा परमार जो है वो राष्ट्रद्रोही है और रत्नेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो राष्ट्र के बड़े हितैषी हैं, इस तरह की बात उन्होंने की। तो ये दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ने की पूरी कमान आरएसएस को सौंप दी है और आरएसएस के कई दिग्गज यहाँ नियमित रूप से रणनीति बना रहे हैं और अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार हुई तो ये आरएसएस की करारी हार होगी। इस बात को अभी से नोट किया जाए। राजीव जी, आरएसएस की हार होगी, लेकिन उससे पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगे? अगर मोदी जी कमान संभालेंगे तो फिर तो और हार हो गई तो कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी और देश में जाना होगा, ये तय मानिए, जहां जो कुछ अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा वैसा ही कुछ वहां भी करवाना होगा। लेकिन हॉल भरे होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी अब बीजेपी के लोग या उनके समर्थक जो विदेश में हैं वो भी नहीं लेते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोग बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, विजय शंकर सिंह जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अपने बात अपने विचार रख रहे हैं। स्टडी पॉइंट का कहना है सेंट्रल विस्टा वेटिकन सिटी प्रधानमंत्री पोप की बात हो रही है और कल वैसे ही कुछ